हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपनी इस बैंकिंग सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने उसकी रिक्वायरमेंट थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वो बताई थी, उसमें उसकी टर्मिनोलॉजीज़ की बताई थी, उसके कोटेशन के प्रोसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड, वो सब चीज़ें जो है मैंने अपनी प्रीवियस 2-3 वीडियो में बता दिया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताए थे उसके हिसाब से फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट कैसे आती है। सपोज करो इंडिया से कोई एक्सपोर्टर है, उसने अपने गुड्स शिप किए हैं ओवरसीज बायर को। सिमिलरली अगर इंडिया में कोई इंपोर्टर है जिसने ओवरसीज मार्केट से कोई गुड्स बाय किए हैं, तो डेफिनेटली जो इसमें जो करेंसीज इन्वॉल्व होंगी वो ओवरसीज बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, जो कि जिस कंट्री में वो रिजाइड कर रहे हैं ओवरसीज बायर और सेलर, वो जो पेमेंट जो है वो अपनी अपनी देश की करेंसी में या फिर जो हाईली ट्रेडेड करेंसीज हैं जैसे कि डॉलर हो गया, जीबीपी हो गया, यूरो में करेंगे। तो अब जब वो करेंसीज की रिक्वायरमेंट किसी इंडियन इंपोर्टर को होगी या जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसके पास वो करेंसी आएगी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको बैंक के पास जाना पड़ेगा, जो एडी कैट जिसको हम एडी कैटेगरी का बैंक बोलते हैं। और वो बैंक जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग करेगा। और प्राइसिंग का जो फॉरेन करेंसी की जो जो प्राइसिंग होगी उस पर जो डिपेंड करेगी कि जो बायर और सेलर के बीच जो है वो या ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, कि किस समय जो है उसको जो इंडियन एक्सपोर्टर को करेंसी मिलने वाली है, या किस समय जो इंडियन इंपोर्टर को करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी टू ओवरसीज बायर को पे करने के लिए। तो जो ट्रेड टर्म्स होती हैं जनरली इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जो एक सपोज को इंडियन एक्सपोर्टर है उसने अपनी गुड्स शिप कर दी माना, तो उसने अगर अपनी गुड्स शिप्स कर दी हैं तो उसने एक ह्यूज रिस्क लिया है। अगर क्योंकि जो ओवरसीज बायर है वो हो सकता है इसकी गुड्स एक्सेप्ट ना करे, या एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट ना करे। तो इस अगर उसने ओवरसीज जो बायर है उसके ऊपर जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। सिमिलरली इसमें कुछ टर्म्स ट्रेड टर्म्स ऐसी भी होती हैं जिसमें कि पेमेंट एडवांस में आती है, कि जैसे ही आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया, वो जो ओवरसीज बायर होता है वो आपको एडवांस में पेमेंट दे देता है, जो भी गुड्स हो है आपको जो है उसको सप्लाई करनी होती है। पर इस केस में अगर इंडियन जो एक्सपोर्टर है वो अगर गुड्स को सप्लाई ना करे या उस गुड्स की क्वालिटी खराब हो, तो उस केस में भी जो है जो ओवरसीज बायर है उसने एक बड़ा रिस्क लिया इंडियन एक्सपोर्टर के ऊपर। तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट है वो लेटर ऑफ क्रेडिट है। लेटर ऑफ क्रेडिट इनलैंड भी होते हैं, जो कि जो विद इन जो इंडिया में जो ट्रेड ट्रांजेक्शन होती हैं उसके लिए भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होते हैं। और जो इंडिया और विदेशियों के बीच जो ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें भी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जिसको कि नॉर्मली हम फॉरेन फॉरेन एलसी बोलते हैं। जो इंडिया में जो ट्रेड एलसी होती हुई उसको आईएलसी बोलते हैं। तो इस एलसी के अंडर जो कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल करने के बाद ही पेमेंट का मूवमेंट होता है। तो अगर हमने जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओवरसीज बायर के बैंक ने जो इशू करी है, और जो हमारे जहाँ पे जहाँ जिस बैंक में भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर का अकाउंट होगा उस बैंक के पास ये एलसी आ जाती है। तो इस एलसी के आने के बाद जो होता है इंडियन एक्सपोर्टर जो होता है वो गुड्स को शिप करता है। अब इस एलसी में जो होता है वो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो कि ऑलरेडी अग्रीड होती है बिटवीन ओवरसीज बायर और इंडियन सप्लायर के बीच में, और उसमें एक पेमेंट टर्म्स भी ऑलरेडी अग्रीड होती है। अगर पेमेंट टर्म्स दो ही हो सकती हैं, एक तो साइट होती है, साइट मतलब जो इमीडिएट बेसिस पे होती हैं, जो जैसे ही जो है हमारा एक्सपोर्टर गुड्स को शिप करता है उसकी पेमेंट जो है वहाँ से ओवरसीज सप्लायर कर देता है आफ्टर गेटिंग द ऑल द बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हिज बैंक। इसी तरह जो एलसी की एक टर्म यूजांस होती है जिसमें कि पेमेंट कुछ दिनों के बाद आती है, और ये मे बी 90 डेज, 30 डेज, 180 डेज, वो जो है एग्रीमेंट बायर एंड सेलर के बीच रहता है। तो अगर जो हमारी जो ट्रेड टर्म्स वो अगर साइड बेसिस पे हैं, तो जो बैंक जब उसके पास वो करेंसी इमीडिएटली आ जाती है, तो जो बैंक जो रेट देता है वो आपका कैश टर्म या स्पॉट के हिसाब से रेट देगा। पर अगर वो जो पेमेंट के टर्म्स अगर यूजान से, इसका मतलब कि जो जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसकी पेमेंट एक टाइम लेग के बाद आएगी। उस करेंसी रिस्क को हैच करने के लिए जो है बैंक के पास वो जब जाएगा तो बैंक उसको एक फॉरवर्ड का रेट देगा जिसको कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इसका सेटलमेंट स्पॉट के बियॉन्ड होता है, यानी कि 2 दिन के बाद होता है। तो जो इस फॉरवर्ड का जो ट्रांजेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि इस एलसी की टर्म्स में वो
के बाद जब पेमेंट आने वाली है। अगर वो 180 डेज़ के बाद आने वाली है, तो बैंक जो है, बैंक और जो जो एक्सपोर्टर है, उसके बीच 180 डेज़ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और 180 डेज़ के बाद जब फॉरेन करेंसी आ जाएगी, तो उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हो जाएगा। दोस्तों, मैं जो इस वीडियो को अपनी यहीं पे अंत करूँगा, और जो भी मतलब कस्टमर के पास या इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी फॉरेन करेंसी के फ्यूचर्स रिसीवेबल पेबल को हैच करने के लिए, मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में उन सबको डिस्क्राइब करूँगा, कैसे उसका सेटलमेंट होगा, कैसे क्या-क्या टर्मिनोलॉजी उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में या अन्य ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसको होंगे। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। मैं अभी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में अभी बहुत चीज़ें बताने को हैं, जो कि मैं अपने फर्दर वीडियो में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।